नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। यूएनएससी में अफ़गानिस्तान को लेकर चर्चा शुरू हुई और यूएनएससी की चर्चा में पाकिस्तान ने जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि काउंसिल में पाकिस्तान को बोलने का अवसर नहीं मिला या दूसरे कंट्री जो अफ़गानिस्तान के चारों ओर नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इनको बोलने का अवसर नहीं दिया। हकीकत क्या है कि जब वो अशरफ गनी इन देशों में गए तो उन्होंने अपने यहाँ हेलीकॉप्टर उनका जो भी वाहन से हेलीकॉप्टर से गए उसको उतरने के लिए मना कर दिया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को बोलने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, चाइना ने भी कहा, चाइना ने कहा कि भाई अफ़गानिस्तान को ही आपने बोलने नहीं दिया। अब सवाल ये आता है कि कौन से अफ़गानिस्तान को बोलने नहीं दिया। तो अफ़गानिस्तान जो कि अभी तक अशरफ गनी के नेतृत्व में काम कर रहा था, उसके रिप्रेजेंटेटिव तो उस बैठक में थे। तो चाइना का मतलब कौन से अफ़गानिस्तान से है कि आपने पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया, अफ़गानिस्तान के दोस्तों को बोलने नहीं दिया और अफ़गानिस्तान को बोलने नहीं दिया। सवाल ये पैदा होता है, क्या तालिबान अफ़गान को या अफ़गानिस्तान जो तालिबानियों के कब्ज़े में है उसको चीन रिकॉग्नाइज़ करता है, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ करता है? पाकिस्तान और चीन तो परमानेंट मेंबर है इसलिए वो अंदर था, लेकिन चीन सीधा खुले तौर पर नहीं कहता। पाकिस्तान उसके विषय में, अफ़गानिस्तान के विषय में खुली बात करता है। कारण क्या है कि पाकिस्तान को अब एक टेरर स्टेट मिल गया है। टेरर स्टेट इस तरह का कि वो भारत से कैसे रिवेंज निकाले और भारत के खिलाफ कैसे एक्टिविटीज़ करे, इसके लिए अब उसको एक ऐसा एलआई मिल गया है जो एफएटीएफ के चक्कर में नहीं फंसता, जो खुद में तस्करी करता है और तस्करी वो ड्रग्स की करता है, वो इलीगल धंधों की तस्करी करता है, वो महिलाओं की तस्करी करता है और वो अपने हिसाब से काम करता है। और वहाँ टेररिस्टों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती है। पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर टेररिस्टों को ट्रेनिंग दे सकती है और पाकिस्तानी आर्मी जो टेररिस्टों को ट्रेनिंग देगी वो टेररिस्ट भारत में भेजे जा सकते हैं, भारत को डिस्टर्ब किया जा सकता है, जो जिन्ना की ओरिजिनली पॉलिसी थी। इसमें मसूद अज़हर, वो भी उसका जैश मोहम्मद या जो भी संगठन वो चलाते हैं, उन संगठनों ने भी भारत में चूँकि उनका सहयोग किया है, तालिबानियों का सहयोग किया है उनको वहाँ सत्ता दिलवाने के लिए। उसने अपने कुछ वहाँ ब्लॉक्स भी बना कर रखे हैं, कुछ स्थान उसने अपने तय करके रखे हैं। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि जो लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद जैसे संगठन अफ़गानिस्तान में तालिबानियों की मदद कर रहे थे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अब तालिबान ने अभी तक घोषणा ये की है कि ये जम्मू कश्मीर का मामला भारत का इंटरनल मामला है और इस इंटरनल मामले से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात तो पक्की है कि मसूद अज़हर ने उनकी मदद की है। और ये भी पक्की बात है कि जब IC-814 तालिबान 1 के टाइम पर काठमांडू से उठाया गया था तो तालिबान ने ही उनकी मदद की थी और उसको स्वतंत्रता दिलवाई थी आतंकवादियों को। तो यहाँ पर क्या अब आज का तालिबान 2 भारत में पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा या लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और जितने भी इस तरह के संगठन चलते हैं उनकी मदद नहीं करेगा, या पाकिस्तान को एक ऐसा एलायंस नहीं मिल गया जिसकी उसको लंबे समय से तलाश थी कि वो आतंकवादी कहाँ तैयार करे, आतंकवादी कहाँ ट्रेनिंग दे और कहाँ संसार भर को सप्लाई करे। अब ये टेररिस्टों को एक स्टेट मिल गया है आज की तारीख में। हालांकि टेररिस्टों को स्टेट तो पाकिस्तान भी मिला था, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी और सब इतना गड़बड़ हो गया था कि पाकिस्तान अब वो अपने आप को टेररिस्ट स्टेट से बचने के लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन अब अफ़गानिस्तान तो टेररिस्टों को स्टेट मिल गया है। यानी कि जो एक बात कही जाती है कि शैतान ने खुदा से कहा कि अब हम भी बेज़मीन ना रहे। शैतान ने खुदा से कहा कि अब हम भी बेज़मीन ना रहे, मतलब टेररिस्टों ने अब ऊपर अल्लाह से कहा कि हम भी अब बेज़मीन ना रहे, मेरे पास भी एक राज्य है, मेरे पास भी एक स्टेट है और अब हम उस स्टेट से जो टेररिज्म संसार भर को बेच सकते हैं, दे सकते हैं, वो सब कुछ देंगे। खैर, अब सवाल यहाँ पर एक जो मुख्य सवाल फंसता है वो ये फंसता है कि चीन किस प्रकार से उसको देखता है। चीन अफ़गानिस्तान किसको कहता है? क्या चीन तालिबान अफ़गान को ही अफ़गानिस्तान कहता है? और अगर चीन तालिबान अफ़गान को अफ़गानिस्तान कहता है तो रिकॉग्निशन का मामला पड़ेगा। रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता से है। तो क्या अफ़गानिस्तान में तालिबानों के शासन तख्ता पलट को पाकिस्तान और चीन ने मान्यता दे दी है?
अभी तक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है, रूस ने भी कह दिया है कि भाई हम अपने डिप्लोमेट्स वहाँ से नहीं हटाएंगे, डिप्लोमेट वहाँ से नहीं हटाएंगे, एम्बेसी वहाँ बंद नहीं करेंगे। का मतलब क्या है? उसका मतलब तो साफ होता है कि उन्होंने उसको रिकॉग्निशन दे दिया। अब सवाल ये आता है कि रिकॉग्निशन का फार्मूला क्या है? आप सभी को ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि रिकॉग्निशन का फार्मूला क्या है। किस आधार पर पाकिस्तान ने ब्लेम किया भारत पर कि भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक चल रही थी और भारत ने पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया, और भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक चल रही थी, इसलिए चीन भी बेबस था और चीन अफगानिस्तान यानी कि तालिबानियों के रिप्रेजेंटेशन को यूएनएससी में नहीं उठवा पाया या नहीं उठने दिया भारत ने। भारत की ये उपलब्धि है, भारत को कटघरे पर खड़ा किया गया है, क्योंकि अभी 1 महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत के पास है, निर्णय लेने की शक्ति भी भारत के पास है। तो उन्होंने जो ब्लेम लगाए हैं, तो सवाल ये आता है कि रिकॉग्निशन का फार्मूला क्या है। मैं आपको रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लॉ के अनुसार रिकॉग्निशन के फार्मूले को बताता हूँ, उसके कुछ इलस्ट्रेशन भी बताऊँगा कैसे रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन के लिए 2 विधियाँ बताई गई हैं। ये कहा गया है कि स्टेटहुड धारण कर लेता है तो फिर वो खुद में स्टेट हो जाता है। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर स्टेट्स, यानी कि दूसरे राज्य उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन जो मैच्योर इंटरनेशनल लॉ के जानकार हैं, उनका कहना है कि दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। दूसरे देशों के द्वारा मान्यता भी दी जानी चाहिए, और जो देश अपने आप को राज्य कहता है, मान्यता चाहता है, वो राज्य स्टेटहुड भी होना चाहिए। स्टेटहुड के लिए क्या है? एक पार्टिकुलर बाउंड्री होनी चाहिए, उसमें एक व्यवस्थित सरकार होनी चाहिए, सरकार का पूरे देश पर सिस्टम होना चाहिए, और जनता का उन पर विश्वास होना चाहिए। सरकार को कॉन्टिन्यूस सस्टेन रखने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात सस्टेन रखने की क्षमता होनी चाहिए का मतलब क्या है? यहाँ पर अब तालिबान की बात आती है। तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, क्या सस्टेन करने की क्षमता है उनमें? क्या जनता का विश्वास तालिबानियों के पास है? अब जनता का विश्वास तो आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर क्या हाल बना हुआ है, रेलवे स्टेशन पर क्या हाल बना हुआ है, काबुल से किस प्रकार लोग भाग रहे हैं, और तालिबान किस प्रकार से हवा में फायरिंग कभी करते हैं तो कभी गोलियां मारते हैं। एयरपोर्ट पे लोगों को मारकर बिछा दिया। इतना भयभीत मुसलमान हो चुका है, मैं बाकी विदेशियों की बात नहीं कर रहा, अफ़गानिस्तान में रहने वाला मुसलमान इतना भयभीत हो चुका है कि वो हवाई जहाज़ के टायर में बैठ गया, और हम सब ने उनको गिरते हुए भी देखा होगा। और मज़े की बात यह है मुस्लिम जगत की, हालांकि मैं विषयांतर कर रहा हूँ लेकिन बात आई है तो कह दूंगा, मज़े की बात मुस्लिम जगत की ये है कि इसमें जो पुरुष वर्ग तो भाग रहा है देश छोड़कर, उनके पास महिलाएं भी होंगी, उनके विवाह भी हुए होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी बच्चियां भी होंगी। आखिर वो बच्चे, बच्चियां और उनकी बीबियां, माताएं कहाँ हैं, बहनें कहाँ हैं? इस पूरे मूवमेंट में पुरुष तो भाग रहा है, कह रहा है जैसे तैसे मिले और मैं देश छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन वो अपनी पत्नियों को नहीं ले जा रहे हैं, वो अपनी माँ बहनों को नहीं ले जा रहे हैं, वो अपनी बच्चियों को नहीं ले जा रहे हैं। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्या ये इस्लाम के मूल स्वभाव के अनुसार है? क्योंकि इस्लाम का मूल स्वभाव तो ऐसा है कि सब कुछ अल्लाह ने हमारे उपभोग के लिए बनाया है, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जो कुछ भी हो। इसलिए क्या मतलब है, फिर दूसरे देश में जाएंगे वहाँ विवाह कर लेंगे। शरणार्थी की बात कर रहा है यूएनओ, तो शरणार्थियों में क्या महिलाओं को भी शरण देनी है? लेकिन महिलाएं वहाँ से निकलेंगी कैसे? पुरुष तो भाग भूग कर जैसे भी प्लेन के वो टायर में अटक गए या पीछे लटक गए या कुछ और कर लिया, वैसे वो निकल रहे हैं, लेकिन महिलाएं कैसे जाएंगी? ये विचारणीय प्रश्न है, हम सबको इस पर विचार करना है। खैर, मैं आता हूँ अपने मूल जो व्यवस्था थी उस पर, और मूल व्यवस्था ये है कि यूएनओ ये जो मान्यता है, मान्यता ये उसकी स्टेटहुड होनी चाहिए, फिर दूसरा देश उसको मान्यता भी देता है। मान्यता 2 प्रकार की होती है, एक डी फैक्टो मान्यता, डी फैक्टो रिकॉग्निशन, और डी ज्योर रिकॉग्निशन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन कुछ देश उसको कुछ समय के बाद, जब स्टेटहुड उसको लग जाता है कि इसमें स्टेटहुड की कैटेगरी है और ये सस्टेन कर सकते हैं, तो उसको डी फैक्टो यानी कि तथ्यात्मक मान्यता देते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम मान्यता वापस ले लेंगे। और जिस समय वो फुल फ्लैश उसको सिक्योर कर लेते हैं कि नहीं ये मान्यता देने लायक है, तो उसको डीज्योर मान्यता दे देता है। डीज्योर मान्यता वापस नहीं ली जा सकती। डीज्योर मान्यता तभी खत्म होती है जब कोई दूसरा कब्जा कर ले, और दूसरा कब्जा करने के बाद उसको ये मान्यता दे दें तो पुरानी वाली खत्म हो जाएगी और नया वाला वहाँ पर चल जाएगा। चीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चिंग काई शेक की उस समय गवर्नमेंट थी, और चिंग काई शेक की गवर्नमेंट चल रही थी, कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया। बिल्कुल ऐसी जो अफ़गान मॉडल है, ये कम्युनिस्ट मॉडल ही है एक्चुअली। कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया। कम्युनिस्टों के कब्जा करने के बाद यूएनओ में
कम्युनिस्ट चाइना को रिप्रेजेंटेशन 1969 तक नहीं मिला, बल्कि 1973 में उनको रिकॉग्निशन मिला और 1973 के बाद वो वहाँ सदस्य बने। उससे पहले भारत को ऑफर दे दिया गया था कि वहाँ चीन में सरकार बदल चुकी है, ज़बरदस्ती गुंडों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत को यूएनओ में स्थान दे देना चाहिए, परमानेंट सीट दे देनी चाहिए। नेहरू जी हमारे यहाँ बैठे हुए थे और नेहरू ने कहा कि नहीं, चीन ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, हम तो छोटे देश हैं, चीन ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और आप हमको ऑफ़र करके, चीन का अधिकार हमको ऑफ़र करके हमको चीन से लड़ाना चाहते हैं, चीन तो हमारा दोस्त है, इसलिए चीन को ही मैं रिकॉग्नाइज़ करता हूँ कि चीन को ही वहाँ परमानेंट सीट दी जाए। चीन को परमानेंट सीट मिली भी और उनकी बरकरार रही, और ये जो सरकार बैठी कम्युनिस्ट सरकार है उसको जब वहाँ सदस्यता दे दी गई, मतलब मान्यता दे दी गई, तो ऐसे मान्यता आई। तो मान्यता 2-3 प्रकार से होती कि आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन वहाँ से चालू कर दें, आप डिक्लेयर कर दें कि ये हम इसको मान्यता देते हैं, या फिर सामूहिक, जैसे आसियान देश हैं, सार्क देश हैं, या यूएनओ है, यूएनओ में किसी देश को मान्यता मिल जाए और ये कहा जाए कि भाई इसको हम स्वीकार करते हैं, इसकी सदस्यता भी स्वीकार करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे चाइना को दिया गया। तो ये मान्यता जब तक नहीं दी जाती है तब तक कोई कंट्री उसके साथ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता। जैसे भारत ने मान्यता नहीं दी तालिबानियों को, तो भारत का जो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, भारत का जो भी वहाँ पर क्लेम है, वो भारत मांग नहीं सकता। भारत मांग तभी सकता है जब वो तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज़ कर दे या डिप्लोमेटिक रिलेशन उनसे बहाल कर ले, अपने डिप्लोमेटिक अड्डे खोल दे और उनकी एम्बेसी भारत में खोल दे, तालिबानियों की एम्बेसी भारत में खोल दे, या यूएनओ में उसका सपोर्ट कर दे, या डिक्लेयर कर दे कि हम इनको, जैसे चाइना ने डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, रशिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बरकरार रखेंगे, या तो वैसा कुछ डिक्लेरेशन आ जाए। अगर वैसा कोई डिक्लेरेशन नहीं आता है तो फिर मान्यता आप रिलेशन करके बना सकते हैं। दूसरा एक और बात इसमें है कि डी फैक्टो मान्यता की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी डी ज्योर की होती है। अच्छा, डी ज्योर की होती है, बस इतना है कि डी फैक्टो मान्यता वापस ली जा सकती है, डी ज्योर वापस नहीं ली जा सकती। अब सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है कि अफगानिस्तान का जो रिलेशन पुराना होगा, जो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसके प्लेन कहीं खड़े होंगे, उसके शिप कहीं खड़े होंगे, उसका कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, कोई वहाँ सामान आ रहा होगा, तो उसका क्या होगा? उस किसी भी देश में अफगानिस्तान क्लेम नहीं कर पाएगा जिस देश ने उसको मान्यता नहीं दे रखी है। अगर भारत ने मान्यता नहीं दे रखी तो भारत में जो कुछ भी उनका खड़ा होगा, जो उनके प्लेन खड़े होंगे, उनके हवाई जहाज खड़े होंगे, उनकी ट्रेनें खड़े होंगी, जो भी भारत में होगा, भारत से उनको अधिकार नहीं है कि वो भारत में क्लेम करके वो सामान अपना ले जा सकें। क्यों? क्योंकि हमने उनको मान्यता नहीं दे रखी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने मान्यता दे रखी है तो पाकिस्तान के साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकते हैं। अगर चाइना ने उनको मान्यता दे रखी है तो चाइना से वो क्लेम कर सकते हैं, चाइना के कोर्टों में जाकर क्लेम कर सकते हैं अगर चाइना मना करेगा तो ये सिचुएशन मान्यता की है। लेकिन मुझे लगता है कि तालिबान एक टेररिस्ट स्टेट है, उसको मान्यता तो बहुत दूर की बात, उसको टेररिस्ट कंट्री घोषित करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मोदी जी का सपना ज़रूर यहाँ पर साकार हो सकता है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करवाने के लिए बड़े सारे प्रयास किए, पूरे संसार में उन्होंने भ्रमण किया और बहुत सारे देशों में ये कहा कि अब समय आ गया है कि आप गुड बैड टेररिज्म ना देखें, आप कंट्री स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को टेररिस्ट कंट्री घोषित करें। तो उनके लिए अफगानिस्तान एक बड़ा इलस्ट्रेशन आ गया जिसको टेररिस्ट कंट्री घोषित किया, आसानी से घोषित किया जा सकता है और उसके सहारे पाकिस्तान को भी टेररिस्ट कंट्री घोषित किया जा सकता है। और फिर अब नए कानून बनाने पड़ेंगे जिनको टेररिस्ट कंट्री घोषित किया गया है उनके साथ विश्व को क्या करना है, उनके रिलेशन कैसे विश्व के साथ हों और विश्व कैसे उनके साथ व्यवहार करेगा। तो ये मोदी जी अगर और प्रयास करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को ऐसा करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो बात जिसमें मैंने कहा था कि भारत के जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोगों ने अभी बताया कि लश्कर तैयबा ने अपने ब्लॉक्स अफगानिस्तान में बना रखे हैं, तालिबानियों की उन्होंने मदद भी की, इसलिए वो अब तालिबान से संपर्क करके ये कहेंगे कि अपने टेररिस्ट हमको दो और टेररिस्ट हमारे ट्रेंड करो मेरे लिए, और वो मुजाहिदीन या जाहिदीन जो भी वो जम्मू कश्मीर में भेजो। क्योंकि जम्मू कश्मीर का पोर्शन अफगानिस्तान से लगा हुआ है, इसलिए गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से वो कश्मीर में टेररिज्म बढ़ाया जा सकता है। और जो स्टेटमेंट तालिबान ने दिया है उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तालिबान तो अमेरिका को भी कोई स्टेटमेंट दे चुका था, तालिबान तो महिलाओं को भी कोई स्टेटमेंट दे चुका था। तालिबान के स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तालिबान जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट को कोई स्टेटमेंट वैल्यू नहीं होता, टेररिस्ट का कोई स्टेटमेंट किसी भी तरह से माना नहीं जाता और मानेंगे भी तो वो खुद नहीं मानता।
इसलिए जो स्टेटमेंट वो देते हैं कि जम्मू कश्मीर इंटरनल पार्ट भारत का है, हमें कोई मतलब नहीं, उस पर तो विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्या इलाज हो सकता है अफ़गानिस्तान का, क्या सिक्योरिटी टाइटन हो सकती है, क्या भारत सरकार कर सकती है, इस पर विचार भारत को करना ही होगा। मुझे लगता है कि मान्यता जिस प्रकार से इन 2-3 देशों ने दी है वो एक गलत प्रेसिडेंट तय हो रहा है और विश्व में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि विश्व कुछ नहीं कर सकता। अगर विश्व में इस प्रकार की शक्तियाँ देश को गलत रास्ते पर ले जाती हैं और अफ़गानिस्तान में कब्जे कर लेते हैं, तो कहाँ गए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन वाले, या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाले, या एथनिक क्लिंचिंग वाले, या जो रिलीजियस फ्रीडम देख रहे थे वो सब कहाँ गए संसार में, ये उनसे पूछना पड़ेगा। अगर वो अब सामने नहीं आ पा रहे हैं तो भारत में भी अगर हम सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं और भारत में जो लोग बिगड़ गए आज से 400-500 साल पहले और वो भूल गए कि वो भारतीय हैं, वो भूल गए कि भारत के वो मूल्यवासी हैं, वो भूल गए कि उनके पिता माँ भारत, उसके दादा दादी या जो उनके पूर्वज हैं भारत के मूल्यवासी थे, भारतीय संस्कृति को ही मानते थे, उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए मुझे लगता है अगर भारत इस कड़े स्टेप लेगा तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि विश्व का हाल हमने देख लिया है। और मुझे लगता है अफ़गानिस्तान का प्रकरण आया ही संसार में इसलिए क्योंकि भारत जैसे देशों को सबक मिल सके कि आखिर विश्व क्या कर सकता है, किस मामले में विश्व का कितना इंटरवेंशन है। ये रिकॉग्निशन और जम्मू कश्मीर में इफ़ेक्ट और भारत के लिए क्या सबक है, इस पर मैंने चर्चा की। अफ़गानिस्तान को लेकर मैं फिर से बहुत सारी चर्चा करूँगा क्योंकि अभी विषय बहुत गंभीर है और चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।